Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn our next unit, that is coordination and control. In this unit we will talk about two main systems, that is nervous system and endocrine system. In previous unit we have discussed about excretory system. In first unit we talked about respiratory system. So there are two new systems, that is nervous system and endocrine system. So what is coordination and control? First we will discuss the coordination. So what is coordination? In our body different organs are working. You know that in our digestive system, stomach is working, small intestine, large intestine, different organs are working together and make organ systems. Similarly, in circulatory system, heart is pumping the blood that is taken away by another organ, that is blood vessels. So these organs work together, they are dependent on each other. Organ systems are dependent on each other, they are not independent. So this dependency of organ systems or organs is known as coordination. So why this coordination is needed? This is needed to enable our body to behave as a one unit, or it enables our body to respond to our environment. For example, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते. तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाती है, राब्ता कहलाता है इन ऑर्गन्स का आपस में. ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर सके या फिर जो एनवायरनमेंट या उसमें चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके. एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जिस तरह क्रिकेट आप खेलते हैं, सारे खेलते हैं, तो एक प्लेयर की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. अब कैच आया तो कैच करने के लिए जब एक प्लेयर भाग रहा होता है जहाँ पे वो बॉल गिरेगा, तो भागते वक्त उसका मस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है, फिर सांस भी फूल रहा है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, क्योंकि रिस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो. अब ऑक्सीजन की ट्रैवलिंग जिस सिस्टम के थ्रू होगी, वो किस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगी. तो हम देख रहे हैं कि एक एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसमें डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. ये तो हम मोटी मोटी चीज़ों को देख रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, राब्ते में होती हैं, एक साथ हो रही होती हैं. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब वहाँ पे जिस स्पॉट पे पहुँच जाता है रनिंग करते करते प्लेयर, जहाँ पे बॉल गिरेगा, तो क्या रनिंग करते वक्त आगे निकल जाता है, पीछे बॉल गिरता है? वहाँ पे जो मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, आर्म्स मसल्स की, केज के नीचे, वहाँ पे कंट्रैक्शन की लेंथ और कंट्रैक्शन की टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केज पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा. खैर, आपकी बुक में एक और एग्ज़ाम्पल दी गई है, इससे आपको बेहतर समझ आएगी
राइटिंग, इट इज़ अ वेरी डेलिकेट आर्ट। अब आपने किसी बंदर को देखा है लिखते हुए, या किसी और जानदार को, एनिमल को आपने राइटिंग करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा? बिकॉज कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड नहीं है। हमारा ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है। अब जब हम लिख रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल W में लिखता हूँ तो क्या ये लाइन आगे चली जाती है? T जब मैं लिखता हूँ तो क्या मेरा हाथ स्टॉप नहीं हो पाता? तो ये जो मसल्स की मूवमेंट है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन टाइम, अब A में लिख रहा हूँ, मेरा Y आगे लिख रहा हूँ, तो ये जो देखें मूवमेंट है मसल्स की, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, इट इज़ वेरी डेलिकेट। तो लिखने से पहले सेंसेस इन्वॉल्व हैं इसमें, हम सोच रहे होते हैं, यानी कि एक सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि इस कोऑर्डिनेशन को हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, और मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रही है, डिफरेंट सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगी वो क्या होगी? कंट्रोल हो रही होगी। तो तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, यानी कि वो बॉडी एक वन यूनिट हो के रिस्पॉन्ड करती है। और इस रिस्पॉन्स के पीछे क्या है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, और इन एक्शंस को, ये जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस एक्शन को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर रहा होता है ये सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, या इट इज़ द एबिलिटी ऑफ यूजिंग बॉडी पार्ट्स टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यानी कि हम डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनकी जो वर्किंग है या इनका जो यूज़ है वो एक साथ डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ हो, और ये बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली। हमने राइटिंग की एग्ज़ाम्पल ली, हमने कैच की एग्ज़ाम्पल ली, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि it enables us to behave, it enables our body to behave as a one unit. Coordination is the ability of using body parts together smoothly and efficiently, and coordination enables us to behave as one unit, or it enables us to interact with our environment or to respond environmental changes. तो ये अक्सर क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाता है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। फिर इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल किया होता है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन होती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का आपस में कनेक्शन होता है, राब्ता होता है, इसको कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो कंट्रोल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? To supervise the running or supervise some action is called control, और control is the power to direct, यानी कि किसी चीज़ को डायरेक्शन देना, किसी चीज़ को सुपरवाइज करना, इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किस तरह चीज़ें कंट्रोल होती हैं?
तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी प्रॉपर्टी है ये जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि ये जो हमारा रिस्पॉन्ड होता है, जिस तरह मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सर हिलाते हो या नफ़ी में हिलाते हो या हाँ में हिलाते हो, तो ये आपका एक रिस्पॉन्स होता है और ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह ये कोऑर्डिनेशन होती है। अभी सिंपली हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन। अब यही जो कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कोऑर्डिनेटेड एक्शंस या ये जो कोऑर्डिनेशन है जो कि एक सिस्टम के थ्रू होता है, एक सिस्टम इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म करता है। अब इन सिस्टम को इस यूनिट में हम डिटेल से देखेंगे। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों सिस्टम होते हैं, जिस तरह एनिमल्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, हमारी ह्यूमंस की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर आपने देखा है ब्रेन, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर लेते हैं, तो इनमें भी कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी होती है। हमने बात की ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो देयर इज़ no brain or nervous system in plants or microorganisms. So how they coordinate, how they performs actions in a coordinated way. तो इनकी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स इनको हम कहते हैं, इनके थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है। ब्रेन तो नहीं होता प्लांट्स के अंदर, नर्वस सिस्टम नहीं होता। फिर इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह प्रोटोजोन्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको भी एनवायरमेंटल चेंजेस सेंस होते हैं, उनको पता चलता है कि एनवायरनमेंट में ख़तरा है या जो भी चेंजेस हों, तो उनमें भी कोऑर्डिनेशन होती है। तो हमने बात की कि दो किस्म की हमारे पास कोऑर्डिनेशन है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम वन बाय वन देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को और केमिकल कोऑर्डिनेशन को। तो हमने बात की कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन होती है।
ये आगे हम डिटेल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन क्या होता है? ये एक सेल होता है। सो न्यूरॉन्स आर सेल्स, और ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में in the form of electrical signals. So nervous coordination is also called or also known as electrical coordination, because the signals, the information is transferred in the form of electrical signals. तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अब जो न्यूरॉन होता है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है। इसमें सेल बॉडी होती है और साथ में लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये एक ख़ास सेल होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स भी इसमें होते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, और नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स आर सेल्स, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो वी कैन से दैट नर्वस कोऑर्डिनेशन इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की हमने बात की कि इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जो कि केमिकल्स प्रिपेयर करे, सिंथेसाइज करे और उनको सिक्रीट करे, उस स्ट्रक्चर यानी कि उस सेल, उस टिश्यू या उस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। अब ग्लैंड की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो जो अपनी सिक्रीशन ब्लड के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाएं, यानी कि सिक्रीट करें डायरेक्टली ब्लड में अपने केमिकल सिक्रीट करें। और दूसरे वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस केमिकल्स एक किसी डक्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू नहीं बल्कि किसी डक्ट के थ्रू, एक पैसेज वे के थ्रू टारगेट साइट पे जहाँ पे उन केमिकल्स ने जाना हो सिक्रीट करें। तो कुछ ये 2 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि एक डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करके टारगेट साइट तक पहुंचा रहे हैं, टारगेट तक केमिकल्स पहुंचा रहे हैं, और दूसरे डक्ट के थ्रू टारगेट तक पहुंचा रहे हैं। तो जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करके टारगेट तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और जो डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचा रहे हैं उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब जिस तरह हमारे टीयर्स हैं, तो आँखों में टीयर्स आ जाते हैं जब आँखों में कोई डस्ट पार्टिकल या इस तरह, तो वो ग्लैंड जो टीयर सिक्रीट कर रहा है वो डायरेक्टली, वो ब्लड के थ्रू नहीं सिक्रीट कर रहा, वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड जो है, जो स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ब्लड के थ्रू स्वेटिंग नहीं होती बल्कि डायरेक्टली एक डक्ट के थ्रू, एक पैसेज वे के थ्रू सिक्रीट होता है स्वेट। तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं।
तो इस यूनिट में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मिलके एक्सोक्राइन सिस्टम बनाते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड सारे मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो इस यूनिट में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेशन में। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? केमिकल्स के थ्रू होती है। परफॉर्म कौन करता है? ये केमिकल्स कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट करता है। अब इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। वो वाले केमिकल्स जो कि मैसेंजर का काम करें, यानी कि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह लेके जाए, मैसेंजर का काम करे, ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द स्पेशल ऑर्गन्स दैट सिक्रीट केमिकल्स। So we can say that chemical coordination is done through certain chemicals called hormones, or chemical coordination is done by hormones, and hormones are secreted by endocrine glands. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स की सिंथेसिस और रिलीज़। कोई भी स्ट्रक्चर जो केमिकल को सिंथेसाइज करे और रिलीज़ करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मैसेंजर केमिकल्स बनाता है। वो ऐसे केमिकल्स बनाता है जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस लेके जाते हैं, तो जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और इनकी ख़ास बात हमने क्या देखी थी कि ये ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को या केमिकल्स को। तो एंडो नाम से ज़ाहिर है कि इनसाइड द ब्लड, ठीक है, इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम जो सिक्रीट करें अपने हार्मोन्स को, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और जो आउटसाइड करें उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ब्लड के अंदर ना सिक्रीट करें जो। अब ये हार्मोन्स, ये मैसेंजर ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेट करता है ना बॉडी में, तो टारगेट साइट पे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं और टारगेट साइट पे पहुंच जाते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल होकर ब्लड के साथ मूव करते हैं बॉडी में, और जहाँ पे इनको जाना हो वहाँ तक ब्लड के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कोई हार्मोन है, हमने बात की थी ना लास्ट यूनिट में, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वहाँ पे पोर्स के साइज़ को रीनल ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज़ करवाता है। तो वो रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी के अंदर वो टारगेट साइट है। क्या है? टारगेट साइट है। यहाँ पे किडनी के ऊपर ये ग्लैंड होता है जो कि इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा। तो ये रीनल ट्यूब्यूल इसका टारगेट साइट। तो डिफरेंट हार्मोन्स का टारगेट साइट डिफरेंट होता है। सो इसी वजह से, यानी कि ये हार्मोन ब्लड के थ्रू, जो जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है उसके थ्रू टारगेट साइट पे जाता है। हार्मोन्स रीच एक्टिविटी साइट और टारगेट साइट विद ब्लड सर्कुलेशन। दैट इज़ वाई द रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोनल सिस्टम इज स्लो। अब नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स तेज़ होता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। तो हमने बात की ना कि उसको हम इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्सेस या सिग्नल्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है, तो वो केमिकल्स जो कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, मैसेजेस ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, इससे कम है।
तो आज हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में देखा, हमने बात की कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। That coordination is the ability of using body parts together, or it enables us our body to behave as a one unit। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक वन यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है, और इसके लिए एक ख़ास सिस्टम होता है जो कि इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो दो सिस्टम्स हमने देखे, एक था नर्वस सिस्टम जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा था, और दूसरा था एंडोक्राइन सिस्टम जो कि केमिकली कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा था। तो ये दो मेन सिस्टम्स हमने देखे। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट्स हार्ड फॉर्म में आपने 24 को सबमिट करवानी होगी। सारी असाइनमेंट्स जो कि चेक हो के इसी बेस पे आपकी जो मंथली टेस्ट की मार्किंग है वो इसी बेस पे होगी। सो डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपकी होम असाइनमेंट है। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।